हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग ट्रेनिंग एग्जाम में। और आज हम बात करेंगे सीडीपी यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चंस आपकी आने वाली सीटेट एग्जाम एंड अदर स्टेटेड एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। सो ये हमारा प्रैक्टिस 7 है। जिन लोगों ने भी प्रीवियस प्रैक्टिस नहीं देखे हैं वो चैनल पर देख सकते हैं। सो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं सीडीपी के क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। तो ये क्वेश्चन पियाजे की थ्योरी से लिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है सेंसरी तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंसरी नर्वस सिस्टम। सेकेंड ऑप्शन है प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया यानी कि प्री ऑपरेशनल प्रोसेस। थर्ड ऑप्शन है मूर्त संचालन प्रक्रिया यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल प्रोसेस। एंड फोर्थ ऑप्शन है औपचारिक संचालन प्रक्रिया यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल प्रोसेस। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज यहाँ पर पूछा गया है घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। तो पियाजे की मूर्त संचालन प्रक्रिया यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष तक। और इस अवस्था में बच्चा किसी भी घटना के संबंध में तार्किक रूप से सोचना आरंभ कर देता है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहयोगात्मक रणनीति किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कॉपिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन है स्वीकार्यता, सेकंड ऑप्शन है प्रतिरोध, थर्ड ऑप्शन है क्रांति एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुकूलन। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है सहयोगात्मक रणनीति। सो सहयोगात्मक रणनीति में डेफिनेटली प्रतिरोध यानी कि प्रतिशोध वगैरह कुछ नहीं होता है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है अध्यापक की भूमिका के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास। सेकेंड ऑप्शन है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश। थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन से रिलेट करके हम समझते हैं व्यक्तित्व विभिन्नता के मिलन के संबंध में, यानी कि हर जो बच्चा होता है उसकी एक स्पेशल पर्सनैलिटी होती है। हर व्यक्ति विभिन्न होता है, विशिष्ट होता है और एक शिक्षार्थी एक स्पेशल रूप में विशिष्ट होता है। तो इस संबंध में अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों ही सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है व्यक्तित्व के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता का जानने का प्रयास। यानी कि जब भी जो भी शिक्षार्थी है हमें उसके दृष्टिकोण को समझना चाहिए, उसी के अनुसार हमें शिक्षण पद्धतियों का लागू करना चाहिए जिससे एक बेहतरीन शिक्षण हो सके और उस बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। और अभिरुचि यानी कि बच्चे की जो स्पेशल रुचि होती है उसको समझें और उसके आगे बढ़ाएं। और योग्यता यानी कि स्पेशल जो नीड्स होती है, उसकी जो एबिलिटीज़ होती है उसको समझने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों की आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश। हर बच्चा स्पेशल है तो उसे एक स्पेशल पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। तो उस आवश्यकता को समझकर उसके अकॉर्डिंग ही हमें पाठ्यक्रम की विधियों को इस प्रकार से अरेंज करना है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। सो एक शिक्षक की भूमिका, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की IQ होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 125, सेकंड ऑप्शन है 80, थर्ड ऑप्शन है 120 और फोर्थ ऑप्शन है 100। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए 125। इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। सो यहाँ पर जो पूछा गया है मानसिक आयु, सो मेंटल एज जो होती है उससे हम IQ से डिनोट करते हैं। IQ इज इक्वल टू होता है AMA इन अपॉन CA इंटू 100। यहाँ पर जो
ए में ही उसकी बच्चे की मेंटल एज है, और सी ये है इसकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि उसकी वास्तविक आयु। सो इस फॉर्मूले में हम जब इसकी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज रखते हैं तो फर्स्ट जो मेंटल एज है वो 5 अपॉन जो क्रोनोलॉजिकल एज जो वास्तविक आयु है वो है 4 इंटू 100। सो ये 100 4 से कट जाएगा 25 टाइम्स, और 25 इंटू 5 का जब मल्टीप्लाई होगा सो होगा 125 आएगा। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारों को यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है वार्तालाप कौशल, सेकेंड ऑप्शन है बहुविकल्पी प्रश्न, थर्ड ऑप्शन है परियोजना कार्य, और फोर्थ ऑप्शन है मौखिक प्रश्न। सो विद्यालयी क्षेत्र यानी कि जब हम किसी क्लास के अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, यानी कि जब हम ड्यूरिंग किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की क्या एबिलिटीज़ है और क्या उन्हें और इनमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, सो इसको जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। बिकॉज यहाँ पर जो वार्तालाप कौशल है इसके अकॉर्डिंग भी हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को क्या कठिनाई दे रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं हो रहे हैं, और मौखिक प्रश्न भी हम कर सकते हैं और उनके बारे में पूछ सकते हैं, उनकी अभिव्यक्तियों को जान सकते हैं। परियोजना कार्य भी एक तरह का फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, बट बहुविकल्पी प्रश्न एक फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होता है, ये एक एग्ज़ाम के रूप में होती है और इसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। सो ये यहाँ पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा के साथ, सेकेंड ऑप्शन है उच्च कक्षा के साथ, थर्ड ऑप्शन है समृद्धिकरण कार्यक्रमों यानी कि इंटरेस्टेड प्रोग्राम के द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है जब वे चाहें। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज यहाँ पर प्रतिभाशाली विद्यार्थी हों तो उन्हें कक्षा के साथ तो पढ़ाते ही हैं, बट हम उन्हें समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा ही भी पढ़ाते हैं ताकि वो बच्चे ऊब महसूस न करें और उन्हें अच्छी तरह से अधिगम प्राप्त हो। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नैदानिक परीक्षा यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये टॉपिक नैदानिक परीक्षा एंड उपचारात्मक शिक्षण, ये सीटेट में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ये टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है, सो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सो नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है, फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतया कमजोर क्षेत्रों को चिन्हित करना, सेकेंड ऑप्शन है उपचारात्मक कार्य की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, और थर्ड ऑप्शन है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, और फोर्थ ऑप्शन है छात्रों की कठिनाई की विशेष प्रकृति को जानना। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अकादमिक कठिनाइयों यानी कि एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ के कारणों का पता लगाना। सो ये नैदानिक परीक्षा जो होती है ये क्लास के अंदर एक बच्चों को देखने की तरह से होती है कि बच्चों में किस तरह की जो अधिगम कठिनाइयाँ हो रही है, किस तरह के कॉन्सेप्ट उन्हें क्लियर नहीं हो रहे हैं, किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किस पर्टिकुलर टॉपिक पर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको पता लगा कर उसके लिए एक उपचारात्मक कार्यक्रम यानी कि रेमेडिकल टीचिंग जो स्पेशल शिक्षण किया जाता है स्पेशल शिक्षण विधियों के द्वारा, उसे करके उनकी जो भी परेशानियां जो समस्याएं होती हैं उसे पूरी तरह से दूर किया जाता है। सो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अकादमिक कठिनाइयों यानी कि बच्चे की एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ का कारण पता लगाकर उसे उपचारात्मक शिक्षण देना एक इसका मेन मोटिव होता है। सो यहाँ पर पूछा गया है नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य। सो नैदानिक परीक्षा जो भी होती है तो बच्चे की अकादमिक कठिनाइयों को जानने का कारण का पता लगाती है, और जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो उस कठिनाइयों को कारण का पता लगाकर उन्हें एक स्पेशल वे में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है जिससे उनकी अधिगम कठिनाइयाँ सारी दूर हो सकें। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है। सो ये इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से है, बी फर्स्ट ऑप्शन है बी एन झा, सेकेंड ऑप्शन है स्किनर, थर्ड ऑप्शन है डेविस एंड फोर्थ ऑप्शन है वुडवर्थ।
सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्किनर। सो स्किनर ने क्रिया प्रसव सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने ये बताया था कि जो मनोविज्ञान होता है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान होता है, यानी कि जो बाल मनोविज्ञान होता है वही एक जो एजुकेशन है उसका बेसिक होता है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि स्किनर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है मन का अध्ययन, सेकेंड ऑप्शन है आत्मा का अध्ययन, थर्ड ऑप्शन है शरीर का अध्ययन एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यवहार का अध्ययन। सो जो हमारा आधुनिक मनोविज्ञान है वो उससे एक व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राचीन मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, तो वो लोग मन का अध्ययन करते थे और वैदिक मनोविज्ञान यानी कि वो आत्मा का अध्ययन करते थे। बट आधुनिक मनोविज्ञान जो होता है वो व्यवहार का अध्ययन होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 3 वर्ष की आयु में, सेकेंड ऑप्शन है 4 वर्ष की आयु में, थर्ड ऑप्शन है 5 वर्ष की आयु में और फोर्थ ऑप्शन है 6 वर्ष की आयु में। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 वर्ष की आयु में। सो 5 वर्ष की आयु में जो बच्चा होता है वो हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं और इन्हें वर्णमाला का ज्ञान हो जाता है और इन्हें इस तरह से पता लगाया जा सकता है कि अगर आप कुछ वर्ण का लिख दें तो वो समझ भी जाते हैं, तो इस तरह की वो पहचान करने लग जाते हैं। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि सीटेट एग्ज़ाम एंड अदर स्टेट टेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो ये आपकी आने वाली सीटेट एग्ज़ाम एंड अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। आई होप यू आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।